मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज की हमारी क्लास सहलग्नता टॉपिक के ऊपर होगी। सहलग्नता अर्थात लिंकेज। आज हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहलग्नता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मक्का के पौधे में, ड्रोसोफिला में सहलग्नता का उदाहरण देकर के समझाइए। तो सिर्फ आज का हम टॉपिक जो लिए हैं सहलग्नता को लिए हैं। सहलग्नता किसे कहते हैं और उसका डिफिनेशन क्या है, और इसके ऊपर कौन सा उदाहरण, किस उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं। आज हमने एक छोटा सा क्लास लेते हुए आपको इसको समझाने का प्रयास किया है। तो आइए हम अपने टॉपिक में चर्चा करते हैं। सहलग्नता, सहधन लग्नता अर्थ उसका समझ में आ रहा है। साथ साथ में जो जीन जो उपस्थित होते हैं, जो साथ साथ में रहते हुए अपना अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और प्रभावी किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बता चुके हैं। पूरक क्या है, संपूरक क्या है, इनके बारे में भी आपको पहले से ज्ञात है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सहलग्नता, तो बोलता है सहलग्नता अर्थात जब दो या दो से अधिक जीन्स, दो या दो से अधिक जीन्स एक ही गुणसूत्र पर स्थित हों। दो या दो से अधिक जीन्स जब एक ही गुणसूत्र पर स्थित हों और गुणसूत्र पर स्थित हों तथा एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, तो जब पास पास स्थित होते हैं तो अगली पीढ़ी में जब ये जाते हैं तो ये स्वतंत्र अभिवन को हमने इससे पहले आपको समझाया जा चुका है कि स्वतंत्र अभिवन के अंतर्गत जीन अगली पीढ़ी में जब साथ साथ वंशागत होते हैं तो अपना अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पालन नहीं करते, बल्कि एक साथ क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। जब एक साथ दोनों वंशानुगत होते हैं तो इसी लक्षण को ही हमने क्या नाम दिया है, या हमको जो बताया गया है कि सहलग्नता कहा जाता है। कि जब दो या दो से अधिक जीन्स एक गुणसूत्र पर तथा पास पास स्थित होते हैं तब वे स्वतंत्र अभिवन के नियम का पालन नहीं करते, बल्कि एक साथ वंशानुगत हो जाते हैं। तो इस लक्षण को हम क्या कहते हैं, सहलग्नता कहा जाता है। इसके संदर्भ में वाटसन, सैंडर्स और पुनेट, तीनों वैज्ञानिकों ने, वाटसन, सैंडर्स और पुनेट, इन वैज्ञानिकों ने सन 1909 में कुछ इनको ऐसे परिणाम प्राप्त हुए जिन पर स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। लेकिन जीन तो साथ साथ में है, लेकिन वह स्वतंत्र अपव्यूहन सिद्धांत इन पर लागू नहीं होता था। ऐसे परिणाम प्राप्त हुए तो उन्होंने इसी को हमको समझाने के लिए सहलग्नता शब्द दिया, सहलग्नता के बारे में हमको बताया। तो उन्होंने लेथराइस आडोप्टेरस नाम के पौधे पर, इस पौधे पर अपना प्रयोग किया, और इन प्रयोगों के आधार पर उनके इस पौधे के जो फूल थे उन फूलों का अध्ययन करके हमको समझाने का प्रयास किया। इन लोगों ने फूलों का जो बैगनी रंग था उसने देखा कि इस पौधे में अलग अलग किस्म के फ्लावर इसमें देखने को प्राप्त होते हैं, तो उन्होंने इनके बीच में संकरण कराने का प्रयास किया। ये संकरण कराया तो बोलता है वो स्वतंत्र अभिवन का सिद्धांत लागू नहीं हो रहा था। तो कैसे लागू नहीं हो रहा था, उसने उसी को समझाया है कि स्वतंत्र अभिवन का सिद्धांत लागू नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया, तो इस नियम को उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि लागू कैसे नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फूलों के बैगनी रंग का लाल रंग का पर ज्यादा प्रभावी है। कौन सा, बैगनी रंग। वैसे ही लंबे परागकण गोल परागकण पर ज्यादा प्रभावी थे। ये ज्यादा प्रभावी है, बैगनी रंग और लंबे परागकण। तो जब उन्होंने बैगनी रंग, लंबे परागकण का संकरण लाल रंग गोल परागकण के साथ कराया, परागकणों के साथ कराया, तो पहली पीढ़ी में इनको क्या परिणाम प्राप्त हुए कि पहली पीढ़ी में बैगनी फूल और लंबे परागकण अर्थात बैगनी फूल और लंबे परागकण वाले लक्षण प्राप्त हुए। फिर दूसरी पीढ़ी में उनको जो अनुपात प्राप्त होना चाहिए था, जो हम इससे पहले भी तक पढ़ते आ रहे हैं कि दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार के संतान उत्पन्न होंगे, तो ये इनका कहना है कि दूसरी पीढ़ी में जो संतान या जो नए किस्म बनने वाले थे वो कैसे बनना चाहिए था,
9:3:3:1 का अनुपात होना चाहिए था, लेकिन उनको ऐसा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जब उनको ऐसा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने जितने भी पौधे थे सभी पौधों को अलग अलग वर्गीकृत किया, वर्गीकृत करके उन पर अपने अपने परिणाम दिए। तो क्या परिणाम दिए उसको मैंने एक आलेख विधि समझाया है, उसी जो हमने यहाँ पर थ्योरी पढ़ी उसी को आलेख विधि समझाने का मैंने प्रयास किया है कि उन्होंने देखो ये कैपिटल बी और कैपिटल ए, उन्होंने बी को ब्लू फ्लावर और एल को लॉन्ग पोलन लंबे परागकण से व्यक्त किया, और यहां पर स्मॉल बी को रेड फ्लावर और स्मॉल एल को राउंड पोलन से उन्होंने व्यक्त किया हुआ है। तो जब इनके बीच इनका जो फैक्टर आया एक बी और एक एल, और इनका जो कारक है बी और एल, इन दोनों के बीच में जो उन्होंने संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में कैसा था, बैगनी फूल और लंबे परागकण। तो पहली पीढ़ी में कैसे मिले, बैगनी पुष्प और लंबे परागकण। यहां तक क्लियर कि इन दोनों को जब उसने क्रॉस कराया तो पहला फर्स्ट पीढ़ी है F1, पहली पीढ़ी में उनको क्या प्राप्त हुआ, बैगनी फूल और लंबे परागकण वाले पुष्प प्राप्त हुए। फिर उन्होंने उसी का परीक्षणार्थ संकरण कराया और पुनः जो ये फैक्टर आया इसका उन्होंने संकरण इसके साथ पुनः कराया। तो जब ये किसका फैक्टर है, रेड फ्लावर और राउंड पोलन का, इसके साथ पुनः उसने क्या किया, परीक्षणार्थ संकरण या प्रतीप संकरण या पूर्व संकरण यहां पर कराया इसके साथ। तो कराने के पश्चात जो उसको सेकेंड पीढ़ी में ये F2 सेकेंड पीढ़ी में उनको जो परिणाम प्राप्त हुए वे ये परिणाम प्राप्त हुए, देखिए BBLL कैपिटल एल और स्मॉल एल, BB दोनों स्मॉल, यहां पर स्मॉल बी और कैपिटल एल और यहां पर स्मॉल बी और स्मॉल एल, इस प्रकार का लक्षण प्राप्त हुआ। अब इसके आधार पर आप इनकी व्याख्या कर सकते हैं कि कैपिटल बी है अर्थात ब्लू फ्लावर है, मतलब स्मॉल बी यहां पर अप्रभावी है, वहीं कैपिटल एल प्रभावी है, मतलब लंबे परागकण किसके ऊपर, जो गोल परागकण है उनके ऊपर ज्यादा प्रभावी है। तो ये पहला प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ब्लू फ्लावर राउंड पोलन, रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन और रेड फ्लावर और राउंड पोलन। तो जो उन्होंने बात की कि उन्होंने 381 पौधों को अलग अलग वर्गीकृत किया, तो 381 पौधों को वर्गीकृत किया तो अर्थात BBLL अर्थात ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन की जो संख्या प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई, 284 प्राप्त हो रही है। और यहां पर ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन की संख्या 21 प्राप्त हुई, रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन की संख्या 21 प्राप्त हुई और रेड फ्लावर और राउंड पोलन की संख्या 55 प्राप्त होती है। टोटल 381 पौधों को उन्होंने अध्ययन किया। और इनका जो अनुपात उसने क्या कहा था कि 9:3:3:1 होना चाहिए था। मतलब जो ये परिणाम आए ये परिणाम आशा के अनुरूप नहीं थे, जैसा उन्होंने सोचा था उसके अनुरूप नहीं थे। यहां पर हमने क्या देखा कि बैगनी फूल, लंबे परागकण वाले पौधों तथा लाल फूल और गोल परागकण वाले पौधों की संख्या किसकी संख्या ज्यादा है, बैगनी फूल वाले और लंबे परागकण वाले पौधों की संख्या ज्यादा है, इनकी अपेक्षा इनकी संख्या ज्यादा है। इसके विपरीत बैगनी फूल और गोल परागकण, बैगनी फूल गोल परागकण तथा लाल फूल लंबे परागकण वाले पौधों को जो अनुपात बहुत कम है, आप देख रहे हैं इसका भी 21 है, इसका भी 21 है, मतलब उनको दोनों के बीच का रेशियो बहुत कम आया है। इसी प्रकार पहली पीढ़ी में जो हमको प्राप्त हुआ बैगनी फूल और लंबे परागकण जो प्राप्त हुए, बैगनी पुष्प और लंबे परागकण वाले पौधों का जब संकरण हमने किसके साथ कराया, लाल पुष्प और गोल परागकण वाले पुष्पों के साथ कराया, तो अनुपात क्या मिलना चाहिए था, अनुपात मिलना था 1:1:1:1:1।
तो ये अनुपात प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि क्या अनुपात प्राप्त हुआ हमको 7:1:1:7 प्राप्त हुआ। तो इसके मतलब ये प्रूफ हो गया कि स्वतंत्र अभिवन के नियम का यह पालन नहीं करता है। तो इसी के आधार पर उन्होंने इसका क्या नाम दिया, सहलग्नता, कि जो जीन्स होते हैं वह वंशानुगत होते हैं और अपना एक साथ वंशानुगत होते हैं। इस प्रकार के जो जीन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सहलग्नता कहा जाता है। सहलग्नता के अंतर्गत 2 प्रकार के जीन्स का हम अध्ययन और करेंगे, सहलग्न जीन और असहलग्न जीन्स किसे कहते हैं। फिर सहलग्नता का उदाहरण के द्वारा कि ड्रोसोफिला या मक्का के पौधों में लिंकेज को हम कैसे समझ सकते हैं, ड्रोसोफिला में लिंकेज को कैसे समझ सकते हैं, सिस और ट्रांस की विधियों के द्वारा कैसे समझ सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में इनका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।